कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगल संक्रमण का नया खतरा, संक्रमण का नाम म्यूकरमाइकोसिस। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी जारी। भारत में कोरोना कहर के बीच संयुक्त राष्ट्र ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। यूनिसेफ, WHO जैसी संस्थाएं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, फेस शील्ड की देंगी मदद। टीकाकरण केंद्रों की निगरानी में भी मदद करेंगी ये संस्थाएं। कोविड-19 से जुड़ी आपूर्तियों पर GST से छूट देने की मांग तेज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। कोविड में मदद देने वाले लोगों को राहत देने का दिया हवाला। निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन पर नासा और एक्सियम स्पेस के बीच करार। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर पहला निजी मिशन भेजने की तैयारी। लो अर्थ ऑर्बिट में कमर्शियल इकोनॉमी को मजबूत करना है मकसद। और 8 मई को दुनिया भर में मनाया गया प्रवासी पक्षी दिवस। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोविड मरीजों में अब ब्लैक फंगल संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इस संक्रमण को म्यूकरमाइकोसिस नाम दिया गया है। इसे पहले जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता था। यह इन्फेक्शन वातावरण में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले फफूंद के एक समूह द्वारा होता है। फंगस के इस समूह को म्यूकरमाइसीटिस कहा जाता है। दरअसल हाल फिलहाल में दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ कोरोना मरीजों में इस घातक संक्रमण के मामले देखे गए। इस संक्रमण से जुड़े सामान्य लक्षणों में नाक के नीचे और आंख में रेडनेस और दर्द होना, बुखार और खांसी आना, सिर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, खून की उल्टी आना और मानसिक स्वास्थ्य पर असर होना शामिल है। इसके अलावा नाक बंद हो जाना, चेहरे पर दर्द, दृष्टिहीनता और गालों व आंखों में सूजन जैसे मामले भी देखे जा रहे हैं। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि यह इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने की वजह से कमजोर हो जाता है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मेडिकेशन पर हैं, यानी ऐसे मरीज जो किसी कारण से लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे हैं, उनमें ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का जोखिम ज्यादा होता है। ऐसे में उनका शरीर पर्यावरणीय रोगजनकों यानी एनवायरमेंटल पैथोजेंस से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि म्यूकरमाइकोसिस हवा से सांस खींचने पर भी हो सकता है। इस दौरान ब्लैक फंगस शरीर में प्रवेश कर फेफड़े को संक्रमित कर देते हैं। गौरतलब है कि एस्परगिलस और कैंडिडा भी आम फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक है। इसका कारण यह है कि इसमें साइनस और मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। यदि समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह बीमारी घातक हो सकती है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुमानों के मुताबिक म्यूकरमाइकोसिस से होने वाली कुल मृत्यु दर 54% है। नीति आयोग और मास्टरकार्ड ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोडमैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत है। हाल ही में जारी यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन की राह में चुनौतियों की पहचान करती है। साथ ही यह 1.3 बिलियन नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह रिपोर्ट नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में मदद करेगी। नीति आयोग के मुताबिक भारत में वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ रहा है। उपभोक्ता नकदी की जगह कार्ड, वॉलेट, ऐप और UPI का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय सेवाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल रुकावटों को खत्म करने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष आयोजित 5 गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श के आधार पर इस रिपोर्ट में प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जैसे छोटे व्यवसाय, अर्बन मोबिलिटी और साइबर सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण पर दी गई सिफारिशें शामिल हैं। नीति आयोग और मास्टरकार्ड द्वारा समर्थित इस विचार विमर्श में सरकार, बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय नियामक, फिनटेक उद्यम और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों में NBFC और बैंकों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शामिल है। कुछ अन्य सिफारिशों के तहत MSMEs को अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम करने के लिए पंजीयन और अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और क्रेडिट स्रोतों में विविधता लाना जरूरी है। कोरोना महामारी के इस दौर में प्रतिबंधों के साथ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉमर्स को जारी रखना भी अहम होगा। ऐसे में डिजिटल तकनीक से इसे और भी आसान बनाया जा सकता है।
कोविड-19 के चलते गरीब किस तरह प्रभावित हुए हैं, इस पर एक रिपोर्ट जारी हुई है। हंगर वॉच की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महामारी की वजह से ग्रामीणों के मुकाबले शहरी गरीब अधिक परेशान हुए हैं। शहरी गरीबों की आय में लगातार कमी आ रही है, जबकि भूख का स्तर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसकी मुख्य वजह रिपोर्ट में ये बताई गई है कि शहरी लोगों को राशन पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके इतर ग्रामीण गरीबों को पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए अनाज पाने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हंगर वॉच एक संस्था है जिसमें कई सामाजिक समूह और आंदोलनकर्ता शामिल हैं। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दरमियान गरीबों तक खाना और सुरक्षा की पहुंच का क्या स्तर रहा, इस पर संस्था ने सराहनीय अध्ययन किया था। यह अपनी तरह की पहली कलेक्टिव रिपोर्ट है जिसमें 11 राज्यों के करीब 4000 घरों का सर्वे जारी किया गया। यह डेटा अक्टूबर 2020 में इकट्ठा किया गया, जिसकी तुलना इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर लॉकडाउन से पहले की स्थिति से की गई। इसमें पाया गया कि शहरी गरीबों की स्थिति सभी पैमानों पर ग्रामीण लोगों के मुकाबले 15% कमजोर है। इसके अलावा आधे से अधिक शहरी गरीबों की आय में आधी या एक चौथाई कमी आई है। वहीं अनाजों और दालों के उपभोग के मामले में भी शहरी गरीबों की स्थिति ग्रामीणों से 12% कमजोर पाई गई। इसके चलते पोषण की गुणवत्ता और मात्रा भी काफी कम दर्ज की गई। भारतीय सेना ने हाल ही में महिलाओं के एक बैच को सैन्य पुलिस दल में शामिल किया है। यह पहली बार है जब सेना में महिलाओं को नॉन ऑफिसर कार्डर में भर्ती किया गया है। 83 महिला सैनिकों के पहले बैच का अटेस्टेशन मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल में किया गया। इन महिलाओं को 61 सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि के बाद सेना में शामिल किया गया है। इनके प्रशिक्षण में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण, सभी प्रकार के पुलिसिंग दायित्व, युद्ध कैदियों का प्रबंधन, सेरेमोनियल ड्यूटी और सभी तरह के वाहनों का संचालन इत्यादि शामिल है। आपको बता दें कि सेना ने 800 महिलाओं को सैन्य पुलिस में शामिल करने की योजना बनाई है। इसमें सालाना लगभग 52 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। ये महिलाएं अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के रूप में कार्य करेंगी। वर्तमान में सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारियों के रूप में 9000 से अधिक महिलाएं सेवा दे रही हैं। गौरतलब है कि पिछले 6 सालों में सेना में महिलाओं की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। इसके साथ ही सेना जल्द ही विमानन विंग में भी महिला अधिकारियों को शामिल करने की योजना बना रही है। 1990 के दशक की शुरुआत से महिलाएं तीनों सेवाओं की चुनिंदा शाखाओं में अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फसलों के क्षेत्र को लेकर हाल ही में एक घोषणा की गई। इसके मुताबिक गर्मियों की फसलों के क्षेत्र में 21.58% की वृद्धि हुई है। यानी अब ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती का क्षेत्र पिछले साल से 21.58% बढ़कर 80.02 लाख हेक्टेयर हो गया है। गौरतलब है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से दालों के क्षेत्र में हुई तेजी से बढ़ोतरी के कारण देखी गई है। यह क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले 70% के करीब बढ़ गया है, जिससे किसानों को अच्छी फसल और अतिरिक्त आय की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुमानों की माने तो मानसून 1 जून की अपनी निर्धारित तिथि पर केरल में प्रवेश करेगा। यह भी भारत में कृषि कार्य के लिए एक बेहतर संकेत माना जा सकता है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दलहन क्षेत्र पिछले वर्ष 10.49 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल बढ़कर 17.75 लाख हेक्टेयर हो गया। इसी तरह तिलहन क्षेत्र में 12.05% की वृद्धि देखी गई है। इस साल चावल का उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि इस साल यह क्षेत्र 34.13 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 39.43 लाख हेक्टेयर हो गया है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र न केवल अतिरिक्त आय प्रदान करता है, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती से प्रमुख लाभ मिट्टी की सेहत में सुधार को माना जा रहा है। देश के प्रमुख 130 जलाशयों में जल संग्रहण पिछले 10 वर्षों के औसत संग्रहण से 19% अधिक पाया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही क्रॉप ईयर 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 307.31 मिलियन टन निर्धारित किया है। इसमें खरीफ सीजन में 151.43 मिलियन टन, जबकि रबी के सीजन में 155.88 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने हाल ही में भारत को सहायता भेजी है। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता ने दी। इसमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष शामिल हैं।
एजेंसियों ने लगभग 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1.5 मिलियन से अधिक फेस शील्ड और लगभग 10 मिलियन मेडिकल मास्क वितरित किए हैं। इसे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों को सहयोग के रूप में भेजा गया है। संयुक्त राष्ट्र की टीम ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेट करने वाले प्लांट्स भी खरीदे हैं। इसके अलावा यूनिसेफ कोविड-19 टीकों के लिए कोल्ड चेन उपकरण भी प्रदान कर रहा है। साथ ही एजेंसियों ने परीक्षण मशीनों और किट्स के साथ साथ हवाई अड्डे के थर्मल स्कैनर भी वितरित किए हैं। यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पूरे भारत में 1,75,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों की निगरानी करने में मदद कर रहे हैं। बीते दिनों 3 भारतीय अमेरिकी सीईओ ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैंडेमिक रिस्पांस की स्टीयरिंग कमेटी में शामिल हुए। गूगल के सुंदर पिचाई, डेलॉयट के पुनीत रंजन और एडोब से शांतनु नारायण को इसमें शामिल किया गया। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य भारत में कोविड-19 की बढ़ती समस्या को रोकने में मदद करना है। इसके लिए टास्क फोर्स कॉरपोरेट क्षेत्रों द्वारा की जाने वाली पहल की देखरेख कर रही है। यह एक नवगठित सार्वजनिक निजी साझेदारी है। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया है और यह बिजनेस राउंड टेबल द्वारा समर्थित है। यह चैम्बर के यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के साथ मिलकर काम कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी कॉरपोरेट क्षेत्र भारत को 25,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का सपोर्ट दे रहा है। डेलॉयट द्वारा पहले 1,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स 25 अप्रैल को भारत पहुंचाए गए थे। वेंटिलेटर की पहली खेप भी बीते हफ्ते भारत में उतरी थी। सभी 1,000 वेंटिलेटर 3 जून तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। ये व्यवसाय भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया के लिए $30 मिलियन से अधिक की सहायता देंगे। आपको बता दें कि अब तक 45 से अधिक अमेरिकी व्यवसायों और संगठनों ने ग्लोबल टास्क फोर्स की गतिविधियों में योगदान किया है। हाल ही में अमेरिका ने कोविड-19 टीकों को बौद्धिक संपदा संरक्षण से मुक्त रखने के लिए समर्थन देने की घोषणा की है। अमेरिका इसके लिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस की बात करेगा। गौरतलब है कि टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस में वार्ताकारों के बीच एक आम सहमति बनना जरूरी है, जिस वजह से इसमें काफी लंबा वक्त लगता है। इसके लिए WTO के सभी 164 सदस्यों को मसौदे पर सहमत होना जरूरी है। यहाँ तक कि कोई भी सदस्य इसे वीटो करके रोक सकता है। यूरोपीय संघ ने पहले इस तरह की छूट का विरोध किया था, लेकिन अब यूएस समर्थित प्रस्ताव पर चर्चा करने का अपना इरादा बताया है। इससे पहले रूस ने भी इस पर अपना समर्थन देने की बात कही थी। संभावना है कि समझौते को नवंबर के अंत तक WTO के मंत्री सम्मेलन में लाया जाएगा। IPR छूट आपातकालीन उपयोग प्राधिकरणों के साथ कोविड टीकों के उत्पादन के लिए जगह खोल सकती है। इन टीकों में फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन और भारत बायोटेक द्वारा विकसित वैक्सीन शामिल हैं। इससे मध्यम आय वाले देशों में बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन हो सकेगा। वर्तमान में अधिकांश उत्पादन उच्च आय वाले देशों में केंद्रित है। मध्यम आय वाले देशों में लाइसेंसिंग या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा है। IPR में छूट की मांग भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल WTO के सामने रखी थी। इस प्रस्ताव में वैक्सीन के साथ साथ कोविड-19 से जुड़े सभी तरह के टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक्स और नोवेल चिकित्सा विज्ञान की बात कही गई थी। प्रस्ताव का मकसद कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सस्ते चिकित्सा उत्पादों तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करना था। आपको बता दें कि पेटेंट एक शक्तिशाली बौद्धिक संपदा अधिकार है। इसमें आविष्कारक को सरकार द्वारा एक सीमित और पूर्व निर्धारित समय के लिए विशेष एक अधिकार दिया जाता है। इसके जरिए किसी आविष्कारक को दूसरों द्वारा उसके आविष्कार की नकल करने से रोकने के लिए एक प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार दिया जाता है। पेटेंट के 2 तरीके होते हैं, प्रोसेस पेटेंट और उत्पाद पेटेंट। उत्पाद पेटेंट यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम उत्पाद के अधिकार सुरक्षित रहें। इसके तहत पेटेंट धारक के अलावा किसी अन्य को एक निश्चित अवधि के दौरान इसके विनिर्माण से प्रतिबंधित किया जा सकता है, भले ही उत्पाद को बनाने में एक अलग प्रक्रिया का उपयोग किया गया हो। वहीं प्रोसेस पेटेंट पेटेंट धारक के अलावा किसी भी व्यक्ति को कुछ प्रक्रियाओं को संशोधित करके पेटेंट उत्पाद बनाने में सक्षम बनाता है। भारत ने 1970 के दशक में पेटेंट कराने की प्रक्रिया को उत्पाद पेटेंट से प्रोसेस पेटेंट में बदल दिया था। इससे भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का एक महत्वपूर्ण उत्पादक बन गया। लेकिन ट्रिप्स समझौते से उत्पन्न दायित्वों के कारण भारत को 2005 में पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। इसके बाद फार्मा, रसायन
और बायोटेक क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था अपनाई गई। पिछले कुछ समय से कोविड-19 से जुड़ी आपूर्तियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की मांग की जा रही है। इसी बात पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में कोविड संबंधी आपूर्तियों और वैक्सीन पर जीएसटी छूट देने की बात कही गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर साफ किया कि क्यों इन मदों को जीएसटी से बाहर रखना ठीक नहीं होगा। वित्त मंत्री का मानना है कि ऐसा करने से उपभोक्ताओं के लिए ये वस्तुएं पहले से ज्यादा महंगी हो जाएंगी। वर्तमान में वैक्सीन की घरेलू आपूर्ति और वाणिज्यिक आयात पर 5% जीएसटी लिया जाता है। वहीं कोविड ड्रग्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12% जीएसटी लगता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिट्ठी में कहा था कि ऐसे लोग और संस्थाएं जो दवा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, सिलेंडर्स आदि का दान कर रहे हैं, वे इस तरह की छूट की मांग कर रहे हैं। इस मामले में वित्त मंत्री ने कहा है कि इन मदों को अगर जीएसटी से बाहर किया जाता है तो विनिर्माता इनपुट्स पर दिए गए टैक्सेस को समायोजित नहीं कर पाएंगे। इन मदों पर 5% कर लिए जाने का मतलब यह है कि विनिर्माता अपने आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का सदुपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आईटीसी अधिक होता है तो वे रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में अगर इन मदों में जीएसटी से छूट दी जाती है तो यह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद नहीं होगा। आइए यहाँ आईटीसी की अवधारणा को समझते हैं। जब आउटपुट पर कर अदा करते वक्त इनपुट पर दिए गए टैक्स को घटा लिया जाता है और इस तरह अमाउंट को बैलेंस किया जाता है तो इस प्रक्रिया को इनपुट क्रेडिट कहा जाता है। विस्तार में समझें तो एक व्यक्ति जब किसी पंजीकृत डीलर से कोई वस्तु या सेवा लेता है तो उस पर कर अदा किया जाता है। इसके उलट किसी वस्तु की बिक्री पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। खरीद के समय दिए गए टैक्स को बिक्री से मिले टैक्स के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है और इसी तरह सरकार को दिए जाने वाले कर की देयता को बैलेंस किया जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का सदुपयोग करना कहते हैं। WHO ने कोविड-19 टीकों के वितरण में असमानता का जिक्र करते हुए हाल ही में कुछ तथ्य उजागर किए हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस अधनोम के मुताबिक उच्च और उच्च मध्यम आय वाले देशों के पास दुनिया के 83% टीके उपलब्ध हैं, जबकि ये देश विश्व की केवल 53% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दूसरी तरफ निम्न और मध्यम आय वाले देशों को टीके का केवल 17% प्राप्त हुआ है, जबकि वे वैश्विक जनसंख्या का 47% हिस्सा कवर करते हैं। WHO ने भारत में पहली बार पाए जाने वाले कोविड-19 के B.1.617 संस्करण को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। यह वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न के रूप में नामित होने वाला चौथा वेरिएंट है। कुछ प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि यह अधिक आसानी से फैलता है। इसी बीच एशिया के प्रमुख बायोफार्मास्यूटिकल्स उद्यम बायोकॉन लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने भारत में टीकों की कम आपूर्ति पर चिंता जताई है। आपको बता दें कि भारत में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को भी टीकाकरण का लाभ दिया जा रहा है। एनपीसीआई ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेड के लिए फंड्स की लेन देन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस तरह की लेन देन पर वीजा और मास्टर कार्ड ने रोक लगा रखी है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों से इस बारे में अपने संबंधित कानूनी विभागों की सलाह के आधार पर निर्णय लेने को कहा है। इस वक्त कई प्रमुख बैंकों ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेड से जुड़े भुगतानों को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू किया है। कुछ स्थानीय बैंकों ने तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिप्टो करेंसी को खरीदने या बेचने में शामिल व्यापारियों को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए पेमेंट गेटवे ऑपरेटर्स को बोल रखा है। इन बैंकों ने ग्राहकों को क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सुविधाओं जैसे कि नेट बैंकिंग और यूपीआई का उपयोग करने से रोक दिया है। ऐसे में एनपीसीआई द्वारा दिए गए रुख का एक अलग महत्व है। गौरतलब है कि एनपीसीआई का यह फैसला मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आरबीआई के अप्रैल 2018 के निर्देश के विपरीत निर्णय दिया था। 2018 में आरबीआई ने बैंकों और वित्त कंपनियों को आभासी मुद्राओं का उपयोग या इससे संबंधित लेन देन की सुविधा प्रदान करने पर रोक लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरबीआई ने कोई निर्देश नहीं दिया, इसलिए एनपीसीआई ने अब तक क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉक नहीं किया है। आरबीआई फिर से जीसैप के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। इसकी वजह बेंचमार्क 10 ईयर बॉन्ड पर यील्ड का 6% से नीचे आना है।
10 ईयर बॉन्ड में पिछले एक महीने में 6.15% से 15 आधार अंकों की गिरावट आई है। आरबीआई ने अप्रैल में GSAP यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके तहत आरबीआई ने अप्रैल से जून की तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने को कहा है। इसने अब तक 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी हैं। आपको बता दें कि बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव ब्याज दरों के रुझान पर निर्भर करता है। इससे निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ या हानि हो सकती है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 6% की यील्ड लेकर एक बॉन्ड रखता है और अगर बाजार में बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होती है तो इस बॉन्ड की कीमत नीचे आ जाएगी। इससे निवेशक को नुकसान होगा। दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड में गिरावट से निवेशक को फायदा होगा क्योंकि बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी जिससे कैपिटल गेन होगा। गौरतलब है कि आरबीआई का लक्ष्य यील्ड कम रखना है। इससे बाजार में उधार दरों में किसी भी तरह की हलचल किए बिना सरकार के लिए उधार लेने की लागत कम की जा सकेगी। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से बैंकिंग सिस्टम में ब्याज दरों पर दबाव पड़ेगा जिससे लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी होगी, जबकि आरबीआई ब्याज दरों को निवेश के लिए स्थिर रखना चाहता है। बीते दिनों नासा और एक्सियोम स्पेस के बीच निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन पर सहमति बनी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहला निजी मिशन है। हालांकि मिशन को जनवरी 2022 से पहले भेजे जाने की संभावना नहीं है। नासा के मुताबिक इसका मकसद लो अर्थ ऑर्बिट में वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था विकसित करना है। इसके लिए नासा के अलावा भी अन्य निजी सेवा प्रदाताओं को जोड़ना जरूरी है। यह नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के मूल लक्ष्यों में से एक है। यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक्सियोम मिशन 1 नाम के स्पेस फ्लाइट का उपयोग किया जाएगा। इस स्पेस फ्लाइट को नासा के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। एक बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक करने के बाद एक्सियोम अंतरिक्ष यात्री ऑर्बिटिंग प्रयोगशाला में 8 दिन तक रहेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन के क्रू मेंबर्स और फ्लाइट कंट्रोलर्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए नासा और एक्सियोम मिशन प्लानर्स निजी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑर्बिट गतिविधियों का समन्वय करेंगे। समझौते के मुताबिक एक्सियोम नासा से मिशन के लिए सेवाएं खरीदेगा। इसमें क्रू सप्लाई, कार्गो डिलीवरी टू स्पेस, स्टोरेज और दैनिक उपयोग के लिए अन्य इन ऑर्बिट रिसोर्सेज शामिल हैं। वहीं नासा एक्सियोम से वैज्ञानिक नमूनों को वापस करने की क्षमता खरीदेगा। दरअसल इन नमूनों को पृथ्वी पर वापस आने के दौरान ठंडा रखा जाना जरूरी होता है। बीते दिनों डीसीजीआई ने 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी। यह एक एंटी कोविड ड्रग है। अगले सप्ताह तक इसकी 10,000 खुराकों के उपलब्ध होने की संभावना है। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने के समय इसका उपयोग फायदेमंद होगा। साथ ही इससे ऑक्सीजन निर्भरता को कम किया जा सकेगा। इस दवा को औसत से लेकर गंभीर मरीज के इलाज में अतिरिक्त थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान अप्रैल 2020 में इस दवा पर काम शुरू हुआ था। इसमें वैज्ञानिकों ने इसकी चिकित्सीय क्षमताओं की पहचान की। इसके बाद डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फेज 2 के लिए क्लिनिकल परीक्षणों को अनुमति दी। इस दवा को डीआरडीओ के इनमास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने विकसित किया है। इसे तैयार करने में हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशालाओं के साथ साझेदारी में काम किया गया है। इनमास डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रयोगशाला है। आपको बता दें कि जेनेरिक मॉलिक्यूल होने की वजह से देश में इसका उत्पादन काफी आसानी से किया जा सकता है। यह दवा पाउडर के रूप में है। इसे पानी में घोलकर उपयोग में लाया जा सकता है। यह दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को इकट्ठा करती है और वायरल सिंथेसिस के जरिए वायरस की वृद्धि को रोक देती है। पिछले दिनों महासागरों की अधिकतम गहराइयों का जियो साइंस डेटा पत्रिका में जिक्र किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन अधिकतम गहराइयों के संबंध में अब उनके पास सबसे सटीक डेटा मौजूद है। दरअसल हालिया समय में 5 डीप्स अभियान दल ने दुनिया के 5 बड़े महासागरों की अधिकतम गहराई पर शोध किया। इस शोध के बाद कई अहम बिंदुओं पर से अब पर्दा उठा है। हिंद महासागर के अधिकतम गहरे बिंदु की ही बात करें तो इस पर जावा गर्त सेक्शन और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के फ्रैक्चर जोन के बीच संशय बना हुआ था। टीम ने साफ कर दिया है कि जावा गर्त का सेक्शन ही हिंद महासागर में सबसे गहरा स्थान है। इसकी गहराई 7,187 मीटर बताई गई है और यह स्थान अभी तक सबसे गहरा माने जाने वाले स्थान से 387 किलोमीटर दूर है।
इसी तरह दक्षिण महासागर की बात करें तो अब यहाँ नए स्थान की खोज हुई है जिसे इसका सबसे गहरा बिंदु माना जा सकता है। इस डिप्रेशन का नाम है फैक्टोरियन डीप। यह बिंदु दक्षिण सैंडविच ट्रेंच के सुदूर दक्षिण में मौजूद है जिसकी गहराई 7,432 मीटर है। टीम ने इस बात की भी पुष्टि की कि अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो गर्त में है जिसका नाम ब्राउनसन डीप है। इस बिंदु की गहराई 8,378 मीटर बताई गई है। इसके अलावा टीम ने प्रशांत महासागर में दूसरे सबसे गहरे बिंदु की भी पुष्टि की है। यह बिंदु टोंगा गर्त में है जिसे होराइजन डीप नाम दिया गया है और इसकी गहराई 10,816 मीटर बताई गई है। गौरतलब है कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप है जो मैरियाना गर्त में है। टीम ने गहराई और अन्य शोधों से जुड़ी जानकारियां निप्पॉन फाउंडेशन जेपको सीबेड 2030 प्रोजेक्ट को सौंप दी हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य इस दशक के आखिर तक संपूर्ण महासागरों की गहराई के नक्शे को कंपाइल करना है। बीते 8 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस साल के इस दिवस की थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। इस दिवस को मनाने का मकसद प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना है। आपको बता दें कि यह एक ऐसा दिवस है जिसे हर साल 2 बार मनाया जाता है, पहला मई माह के दूसरे शनिवार को और दूसरा अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र की 2 संधियों CMS यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और AEWA यानी अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट की साझेदारी से आयोजित किया जाता है। इसमें एक गैर लाभकारी संगठन EFTA यानी एनवायरनमेंट फॉर द अमेरिकाज और अन्य संगठनों का सहयोग भी शामिल है। आपको बता दें कि दुनिया की 11,000 में से लगभग 2,000 पक्षी प्रजातियां ऐसी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवसन कर एक विशाल दूरी को कवर करती हैं। उदाहरण के तौर पर आर्टिक टर्न और बार टेल्ड गॉडविट जैसी प्रजातियों को देखें तो ये प्रजातियां अलास्का से न्यूजीलैंड के बीच लगभग 11,680 किलोमीटर की दूरी बिना कहीं रुके तय करती हैं। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई सारे खतरों का सामना करना पड़ता है जिससे इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इन खतरों में आवास का नष्ट हो जाना, अवैध शिकार, कांच से बने इमारतों और बिजली के तारों से इन पक्षियों का टकराना इत्यादि शामिल है। जलवायु परिवर्तन भी प्रवासी पक्षियों के लिए भारी खतरा है। यह पक्षियों के प्रजनन, आराम और भोजन के लिए ज़रूरी आवासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। WWF का एशियन फ्लाईवेज इनिशिएटिव इन प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व और आवासों के संरक्षण की दिशा में काम करता है। पर्यावरण मंत्रालय अंडमान के स्वराज द्वीप पर बन रहे वाटर एरोड्रम प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। दरअसल मंत्रालय की EAC यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंताएं जाहिर की हैं। यह प्रोजेक्ट केंद्र की उड़ान योजना का हिस्सा है। इसका मकसद पोर्ट ब्लेयर के दूर दराज के इलाकों को आपस में जोड़ना है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत माना जा रहा है कि इससे 3,500 स्क्वायर मीटर वन भूमि को नुकसान होगा। इस भूमि को पहले ही अंडमान और निकोबार द्वीप समेकित विकास निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है। वहीं पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के मुताबिक टर्मिनल बिल्डिंग और दूसरी संरचनाओं के लिए प्रोजेक्ट साइट का कुछ हिस्सा मैंग्रोव वनों में आता है। हालांकि इन सभी बातों के इतर अंडमान प्रशासन ने प्रोजेक्ट के चलते किसी भी प्रभाव की बात नहीं कही है। EAC ने इस संबंध में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट को नाकाफी माना है। समिति ने सूक्ष्म स्तर पर जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन न किए जाने पर भी चिंता जाहिर की है। वहीं कोस्टल रेगुलेशन जोन पर मंजूरी की स्थिति दर्शाने को कहा गया है। इसके अलावा सी प्लेन क्रैश हो जाने या सी एरोड्रोम में आग लग जाने की स्थिति में फ्रेमवर्क मांगा गया है। आपको बता दें कि वाटर एरोड्रोम एक खुला जल क्षेत्र होता है जिसे समुद्री प्लेन्स उड़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करने और टेक ऑफ करने में भी इसका उपयोग संभव है। इन सी प्लेन्स के जरिए किसी द्वीप या तटीय क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सकता है। सरकार उड़ान योजना के तहत असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार आदि में 14 से अधिक वाटर एरोड्रम बनाने की योजना बना रही है। जलवायु संकट पर UNEP ने चिंता जाहिर करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को ग्लोबल मीथेन असेसमेंट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स ऑफ
मिटिगेटिंग मीथेन एमिशंस नाम दिया गया। इसे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के सहयोग से जारी किया गया है। रिपोर्ट में मानव जनित मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए तात्कालिक कदम उठाने की बात कही गई है। यूएनईपी ने बताया है कि इससे पहले जलवायु परिवर्तन संकट और गहराए, हमें इस तरह के उत्सर्जन में 45% की कमी लानी होगी। इससे हम 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में होने वाली वृद्धि को 0.3 डिग्री सेल्सियस तक रोक सकेंगे। वहीं 2.5 लाख से ज़्यादा असामयिक मौतों और लगभग 8 लाख अस्थमा मरीजों की संख्या को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही 25 मिलियन टन फसल बर्बादी पर भी अंकुश लग सकेगा। रिपोर्ट में संकेत दिए गए हैं कि मानव जनित मीथेन उत्सर्जन को 1980 के दशक से रिकॉर्ड किया जा रहा है और वर्तमान में यह सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। यूएनईपी ने माना कि कोविड-19 के दरमियान CO2 स्तर कम हुआ है, लेकिन UNOAA के मुताबिक पिछले साल मीथेन उत्सर्जन भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। UNOAA यानी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का मौसम पूर्वानुमान संगठन है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चूंकि मीथेन एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए यह खासी चिंता का विषय है। यह गैस पूर्व औद्योगिक समय से ही ग्लोबल वार्मिंग में 30% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इसमें भी अगर ऐसे मीथेन उत्सर्जन की बात करें जो इंसानों की वजह से होता है, तो इसके मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन, अपशिष्ट और कृषि हैं। जीवाश्म ईंधन सेक्टर में भी तेल एवं गैस का निष्कर्षण, प्रसंस्करण और वितरण 23% उत्सर्जन का जिम्मेदार है। वहीं कोयला खनन से 12% उत्सर्जन होता है। अपशिष्ट क्षेत्र की बात करें तो इसमें लैंडफिल्स और अपशिष्ट जल से 20% उत्सर्जन होता है। अब कृषि क्षेत्र पर आते हैं। इसमें मवेशियों की वजह से 32%, जबकि धान की खेती के चलते 8% उत्सर्जन होता है। हाल ही में बिहार सरकार ने मवेशियों में होने वाले एक घातक रोग को लेकर चेतावनी दी है। इस रोग का नाम है LSD यानी लंपी स्किन डिजीज। यह एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों में लंबे समय तक रुग्णता का कारण बनती है। बीते साल बिहार के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और दरभंगा जिलों में इस बीमारी से सैकड़ों मवेशियों की जान चली गई थी। राज्य के पशु व मत्स्य विभाग ने LSD के संभावित प्रसार के बारे में राज्य भर के जिलों को सतर्क किया है। इतना ही नहीं, विभाग ने पशुपालकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके अलावा मवेशियों के आपातकालीन उपचार के लिए जरूरी दवाओं और निवारक उपायों की व्यवस्था भी की जा रही है। गौरतलब है कि दुनिया में LSD का पहला मामला 1929 में जाम्बिया में देखा गया था। अगले 85 सालों से यह वायरस अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों और मध्य पूर्व में तेजी से फैला। 2015 के दौरान इस वायरस ने यूरोप की मुख्य भूमि ग्रीस के साथ साथ काकेशस और रूस में प्रवेश किया। भारत में अगस्त 2019 में ओडिशा से LSD के पहले प्रकोप की खबर सामने आई थी, जब राज्य के 5 जिलों के मवेशियों में कैटल पॉक्स जैसे मामले देखे गए। महज 16 महीनों के भीतर LSD भारत के 15 राज्यों में फैल गया। गौरतलब है कि भारत मवेशियों के मामले में दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर है। यहाँ मवेशियों की कुल संख्या लगभग 303 मिलियन है। आपको बता दें कि मवेशियों में यह रोग लंपी स्किन डिजीज वायरस यानी LSDV के संक्रमण के कारण होता है। यह वायरस कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस की 3 निकट संबंधी प्रजातियों में से एक है। इनमें अन्य 2 प्रजातियां शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस हैं। इस रोग के कारण मवेशियों में बुखार, अवसाद, त्वचा पर गांठ और सूजन, लसिका में गांठों का बढ़ना, श्लेष्मा, झिल्ली में गांठ, नाक और आंख से पानी आना, दुग्धपात, पैरों में सूजन और लंगड़ापन जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। एक खास रिपोर्ट में केन्या की विश्व प्रसिद्ध काली चाय के खतरे में होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते केन्याई चाय पर संकट बढ़ रहा है। तापमान में बढ़ोतरी, अत्यधिक बारिश जैसी घटनाओं के चलते भविष्य में इस चाय के उत्पादन में तीव्र गिरावट आ सकती है। इस तरह मौसम के चलते 2050 तक केन्याई चाय के लिए अनुकूल दशाएं 1/4 तक कम हो सकती हैं। रिपोर्ट की माने तो केन्या में 2050 तक चाय के औसत उत्पादनकारी क्षेत्र में तकरीबन 39% की कमी आ सकती है। आपको बता दें कि खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक केन्या की वार्षिक और मासिक वर्षा और औसत वायु तापमान में 2025 तक औसत इजाफा हो सकता है और यह 2075 तक जारी भी रह सकता है। वहीं इस हालिया रिपोर्ट की माने तो 2050 तक यहाँ के तापमान में 2.5 डिग्री का इजाफा हो सकता है,
जबकि वर्षा की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इन सभी बातों का असर इस चाय के उत्पादन और स्वाद पर पड़ेगा। इसी के साथ इससे होने वाले सेहतमंद फायदों का असर भी कम हो सकता है। केन्या दुनिया भर में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि चीन ज़्यादातर ग्रीन टी का उत्पादन करता है। चाय की खेती के लिए न्यूनतम 45 से 50 इंच तक वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। अगर औसत तापमान 11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या इससे नीचे भी जाता है तो इससे चाय के पौधे की वृद्धि धीमी पड़ सकती है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाय के लिए अनुकूल माना जाता है। चाय के लिए अम्लीय मृदा की ज़रूरत होती है। यह पौधा एल्कलाइन मृदा में वृद्धि नहीं कर सकता। इसके लिए पीएच वैल्यू 5.8 से 5.4 या उससे कम होनी चाहिए। असम शासन ने ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसे असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर विकसित किया है। यह प्रणाली मौजूदा मानवीय बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की जगह लेगी। अभी की व्यवस्था में मैनुअल वेरिफिकेशन और कंट्रोल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। नई व्यवस्था आने के बाद हर साल बाढ़ से ग्रस्त रहने वाले असम में बाढ़ की मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। यह प्रबंधन प्रणाली 15 मई यानी आज से लागू होगी, जिसमें प्रतिदिन के हिसाब से ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग की जाएगी। गौरतलब है कि अब असम शासन ने 15 मई से 15 अक्टूबर तक डेली फ्लड रिपोर्टिंग को अनिवार्य कर दिया है। इस प्रणाली की एक और ख़ास बात यह है कि इसे वेबसाइट और एप्लीकेशन तकनीक दोनों से संचालित किया जा सकता है। इससे बाढ़ प्रभावित लोगों तक संकट के समय में राहत और पुनर्वास सेवाओं की पहुंच आसान हो सकेगी। इसके अलावा इस डिजिटल पहल के जरिए बाढ़ की वजह से मवेशियों और फसल को हुए नुकसान को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। वहीं भरपाई के लिए वित्तीय मदद जल्द से जल्द पहुंचे, उसमें भी यह पहल कारगर साबित होगी। एक अधिकारी ने बताया, यह ऑनलाइन प्रणाली स्रोत पर सूचना पहुंचाने, तत्काल चेतावनी आधारित वेरिफिकेशन और ऑटोमेटिक कंपाइलेशन को मजबूत करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल का स्थान लिया है। सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंपा था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा। पुदुचेरी हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पुदुचेरी ने यह कार्य केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन यानी JJM के तहत किया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने यह कार्य किया था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार पुदुचेरी के सभी 1.16 लाख ग्रामीण घरों में अभी पानी की आपूर्ति है। जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है। वर्तमान में भारत महामारी की भयावह दूसरी लहर से जूझ रहा है। भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए ट्विटर ने $15 मिलियन का दान दिया है। ट्विटर के द्वारा यह राशि 3 गैर सरकारी संगठनों केयर एंड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल USA को दान की गई है। इसमें केयर को $10 मिलियन, एड इंडिया $2.5 मिलियन और सेवा इंटरनेशनल USA को $2.5 मिलियन दिए गए हैं। इस फंड का उपयोग करके उपकरणों को सरकारी अस्पतालों, कोविड-19 देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में वितरित किए जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक के पद्म कुमार माधवन नायर बैड बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। बैड बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARC की एक प्रस्तावित इकाई है। वर्तमान श्री नायर SBI के स्ट्रेस्ड एसेट्स रिजोल्यूशन ग्रुप में मुख्य महाप्रबंधक है। वह अप्रैल 2020 से इस पद को संभाल रहे हैं। बैड बैंक मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋणदाताओं के बुरे ऋण यानी बैड लोन्स को लेकर उसके प्रबंधन का कार्य करेंगे। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को नर्सों द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस भी है। उन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। इस वर्ष इसकी थीम नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद द्वारा मनाया जाता रहा है।
हाल ही में AIF ने भारत को कोविड-19 सहायता देने के लिए $25 मिलियन धनराशि इकट्ठा की है। AIF यानी अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन एक भारतीय अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था है। AIF को गुजरात भूकंप के बाद बनाया गया था। यह उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल थी। बायोएनटेक सिंगापुर में mRNA पर आधारित अपने टीकों के लिए एक क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है। बायोएनटेक संस्था यह काम अपने उत्पादन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कर रही है। आपको बता दें कि इसकी विस्तार योजनाओं को सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड द्वारा समर्थन मिल गया है। इससे mRNA आधारित टीकों की वैश्विक आपूर्ति में वृद्धि होगी। इस कदम से भविष्य में आने वाली महामारियों का तेजी से सामना करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पादन सुविधा भी स्थापित हो सकेगी। बायोएनटेक ने 2021 में सिंगापुर में कार्यालय खोलने की योजना बनाई है और 2023 तक विनिर्माण चालू करने की उम्मीद जताई है। स्पेसएक्स बिलियनियर एलन मस्क ने हाल ही में घोषणा की कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम नामक मनोविकार है। यह एक तरह का ऑटिज्म विकार है। यह किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। आपको बता दें कि एस्पर्जर सिंड्रोम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। हालांकि यह सिंड्रोम अन्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों से अलग है। इसके साथ ही उन्होंने स्पेसएक्स द्वारा चंद्रमा पर डोज 1 मिशन लॉन्च किए जाने की बात कही है। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को दवा, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, राशन आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत पुलिस मदद करने और मदद चाहने वालों के बीच समन्वय स्थापित कर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाएगी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 112 कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप नंबर 9411112780 पर सहायता प्राप्त कर सकता है। इनके प्रमुख कार्यों में शामिल होगा कोरोना संक्रमित परिवार के लिए भोजन और राशन उपलब्ध कराना, संक्रमित व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना आदि। इन सभी कार्यों के लिए पुलिस थाना नोडल सेंटर के तौर पर कार्य करेंगे। हाल ही में नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच अंतर बढ़ाने का सुझाव दिया है। पैनल ने खुराकों के बीच मौजूदा अंतर 6 से 8 सप्ताह को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किए जाने की सिफारिश की है। हालांकि समूह ने कोवैक्सीन की खुराक के अंतराल में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है। कोवैक्सीन की दोनों खुराक में 4 से 6 सप्ताह का अंतर बना हुआ है। इसके अलावा पैनल ने गर्भवती महिलाओं द्वारा टीका चुनने की स्वतंत्रता की बात कही है। साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाएं प्रसव के बाद किसी भी समय टीके के लिए पात्र होंगी। इन सिफारिशों को टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह को भेजा गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2020 में रेमिटेंस से $83 बिलियन से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में महज 0.2% कम रहा है। 2019 में भारत को $83.3 बिलियन का रेमिटेंस मिला था। रेमिटेंस प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र शामिल रहे। तो वहीं अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड शीर्ष रेमिटेंस आउटफ्लो वाले देशों में शामिल रहे। 2020 में भारत से रेमिटेंस आउटफ्लो $7 बिलियन रहा, जबकि यह 2019 में $7.5 बिलियन था। हाल ही में भारत ने टेस्ला शैली की गीगा फैक्ट्रियों को बैटरी बनाने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना है। इससे देश की तेल आयात पर निर्भरता में भी कमी आएगी। अमेरिका के CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के सलाहकार पैनल ने 12 से 15 आयु वर्ग के लिए फाइजर बायोएनटेक के कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत करने के बाद इससे उपयोग में लाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आयु वर्ग 2 से 18 के लिए कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षण की मंजूरी दे दी है। परीक्षण का संचालन भारत बायोटेक लिमिटेड करेगा। बता दें कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने परीक्षण करने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी सिफारिश विशेष विशेषज्ञ समिति ने DGCI से की थी। यह नैदानिक परीक्षण 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर किया जाएगा। गूगल मैप सुविधा में एक नया क्वेश्चन एंड आंसर फंक्शन का परीक्षण कर रहा है। यह उपयोगकर्ताओं को बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की उपलब्धता के बारे में जानकारी पूछने और साझा करने की अनुमति देगा। गौरतलब है कि गूगल मैप्स और भारत के 2500 परीक्षण केंद्र दिखाने के अलावा 23,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों के स्थानों को भी दिखाया जाएगा। यह जानकारी अंग्रेजी और 8 भारतीय भाषाओं में साझा की जाएगी। गूगल पूरे भारत में यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है।
हाल ही में कम्युनिस्ट नेता KR गौरी अम्मा का निधन हो गया। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था। उन्होंने पहली कम्युनिस्ट सरकार के क्रांतिकारी भूमि सुधार बिल को पायलट किया था। गौरी अम्मा ने कई बार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। वह अपने लंबे करियर में कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों के 6 मंत्रिमंडलों में 16 साल तक राज्य मंत्री रही। वह 1957, 1967, 1980 और 1987 में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले मंत्रालयों में मंत्री थी। 1994 में वह CPIM से बाहर हो गई और उन्होंने अपनी पार्टी JSS का गठन किया। बीते दिनों 2 भारतीय महिला पर्वतारोही माउंट पूमोरी के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हिमाचल की बलजीत कौर और राजस्थान की गुनबाला शर्मा 12 सदस्यीय पर्वतारोही टीम का हिस्सा है। यह टीम एवरेस्ट मासिव का हिस्सा बनने वाली सभी 4 चोटियों को फतह करने का प्रयास करेंगी। एवरेस्ट मासिव की 4 चोटियों में माउंट नुप्से, माउंट पूमोरी, माउंट लहोत्से और माउंट एवरेस्ट शामिल है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।